तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी। तो देखिए इसमें हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जब्ती सिस्टम। तो जो इसने सिस्टम लगाया कि हर क्या होगा, हर एक पीजेंट की लैंड को नापा जाएगा, यानी उसका मेजरमेंट होगा, और मेजरमेंट के बाद क्या होगा, एक डीड बनेगी, डीड ऑफ एग्रीमेंट बनेगी, जिसको क्या कहा गया, कबूलियत। क्या कहा गया, कबूलियत। और उस एग्रीमेंट के बाद डिसीजन लिया जाएगा, यानी जमीन और जमीन की क्वालिटी, गुड मिडल बैड, और उस क्वालिटी के बेसिस पर क्या होगा, जितना उसके पास जमीन होगा और किस क्वालिटी का कितना जमीन होगा, उसके बेसिस पर क्या डिसाइड होगा, उसका टैक्स। और उस टैक्स को क्या कहा जाएगा, पट्टा, अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे। तो ये जब्ती सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, क्या, कबूलियत एंड पट्टा। ठीक है, जिसको हमने पिछली क्लास में देख रखा था। और ये जो काम होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा, इसके लिए क्या चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए ना। तो वो ऑफिसर्स कौन होते थे, कानून गो। जो रिकॉर्ड वगैरह इस तरह का मेंटेन करते थे वो क्या होते थे, कानून गो होते थे। ये भी हमने लिखा, क्या होते थे वो ऑफिसर्स, जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, उनको कहा जाता है कानून गो। ठीक है, और आज भी इन कानून गो वर्ड का यूज होता है, जो जमीन वगैरह के काम, खास करके जब चकबंदी वगैरह होती है, तो उस चकबंदी में कानून गो ऑफिसर्स होते हैं, तो वही ये सारा मेजरमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने और क्या देखा, एक देखा था सिकंदरी गज। क्या देखा था, सिकंदरी गज, ये भी देखा था ना। तो ये सब क्या है, ये सब जब्ती सिस्टम का ही पार्ट हो गया। ठीक, और ये सब शुरुआत किसने की, शेर शाह सूरी ने की। तो अगर आपके पास सेंटेंस में आ गया, या ट्रू एंड फॉल्स में हो गया, या असर्शन रीजन में आ गया, तो जब्ती के बारे में लिखा हुआ है, पट्टा कबूलियत उसके पार्ट्स के रूप में लिखा हुआ है, तो आप उस हिसाब से उसको ट्रू एंड फॉल्स या असर्शन रीजन में उसको चूज करोगे। या मैच द कॉलम में आ गया, तो जब्ती हुआ, कबूलियत, पट्टा, सब किसके साथ मैच करेंगे, या तो शेर शाह सूरी के साथ मैच करेंगे, या फिर सूर अंपायर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, जैसे दाग और चेहरा सिस्टम किसके साथ मैच होता है, वो होगा हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के साथ, कि दाग और चेहरा सिस्टम की शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल, मार्केट का कैटेगराइजेशन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, उसी तरह से फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नए नए चीज़ें हमें देखने को मिली लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तो फिरोज शाह तुगलक ने ढेर सारे बाग लगवाए थे, क्या लगवाए थे, गार्डन्स, और उन गार्डन से अच्छी खासी कमाई होती थी। उसने दारुल सयाफा, दारुल सलाम वगैरह, और क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगवाए अपने स्लेव्स को नौकरी देने के लिए, थे उसके साथ मैच होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का तो जो भी था, लेकिन चार के चार सभी फेल हो गए थे। तो ऐसे करके हर एक राजा के साथ, हर एक सुल्तान के साथ कुछ यूनिक चीज़ें जो जुड़ी हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ये कभी मत सोचिएगा क्वेश्चन के टाइम पर या पढ़ते वक्त कि इस तरह के मतलब जैसे दिमाग में आता है ना, कितना पढ़े क्या क्वेश्चन बनेगा, कितना पढ़े क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही जो ने जिस सुल्तान ने भी कुछ अलग करने की कोशिश की या कुछ अलग किया, जैसे बलबन, बलबन आया तो क्या किया, चहगनी को ख़त्म कर दिया। उसने नवरोज की शुरुआत की, उसने पाबोस की शुरुआत की, उसने सजदा की शुरुआत की, उसने बरीद सिस्टम की शुरुआत की, यानी कि जासूसी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की शुरुआत की। तो यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, और कुछ नया नहीं पूछा जाएगा। तो
जो भी क्वेश्चन बनता है जब कुछ यूनिक चीज जिसने किया, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, सिविलाइजेशन को कहिए चाहे आप सल्तनत का कहिए, डेवलपमेंट का प्रोसेस है मिडवल पीरियड। तो इस डेवलपमेंट में हर राजा कुछ न कुछ नए चीजें कर रहा है, जो भी लंबे समय तक सत्ता में है, और जो भी थोड़ा बहुत भी उसके पास अगर प्रैक्टिकल सोच है तो वो कुछ न कुछ रियायतें वगैरह अपने लोगों के लिए, पीजेंट्स के लिए करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया मेथड ला रहा है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। ये पूरा एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। अगर उस वक्त गजे सिकंदरी नहीं आई होती, 32 पॉइंट्स यानी यूनिट से कड़ी वाला सिस्टम नहीं आया होता, ये पट्टा कबूलियत नहीं आया होता, तो आज हम मेजरमेंट का यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर तक हम नापते हैं, मीटर, किलोमीटर सब हम नापते हैं। आज नया प्रोसेस आ गया, हेक्टेयर, एकड़। अगर हम छोटे इस तरह से नहीं डेवलप हुए होते तो ये क्या है, ये सब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। उसी में नई नई चीजें आती गई, पुरानी चीजों को हम छोड़ते चले गए, यही हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको मेन किसी भी सुल्तान, किसी भी सल्तनत के बारे में मेन फोकस क्या रखना है, उसने क्या नया लाया, ये आपका पहला मेन फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटी। उसने क्या समाज में, इकोनॉमी में, रेवेन्यू में, फाइनेंस में, सोसाइटी में, आर्किटेक्चर में क्या नया बदलाव लाया, ये पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद तो उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो है ही है। अब उसमें अगर वो लंबे समय तक काम किया है तभी वो चेंज ला पाएगा। ये 5 साल के अंदर ही इतने बड़े चेंज ला दिया शेरशाह सूरी। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो सासाराम से शुरू होती है, फिर बंगाल पहुंचती है, बंगाल से फिर इंडिया लेवल पे, नॉर्थ इंडिया में आती है। तो उसने समय तक जो इसने अपना अनुभव से ये था, उस अनुभव से ये क्या किया, उस एक्सपीरियंस से इसने 5 साल में बहुत बड़े बदलाव कर दिए। बाकी राजाओं को वो करने में टाइम लगा। ठीक है, खैर चलिए, तो यहां तक आपने लिखा। तो पट्टा, कबूलियत, ये सब लिख लिया था हम लोगों ने पिछली क्लास में। अब कुछ पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये वेलफेयर का भी काम करता था। वेलफेयर इन द सेंस ऐसा नहीं कि लोगों को ऐसे उठा के फ्री में सब कुछ दिया। अब जैसे पीजेंट्स को दिक्कत आ गई, फसल खराब हो गई, फेमाइन आ गया, तो वहां पर ये अपनी प्रजा को अकेला नहीं छोड़ता था या उनके साथ जाति नहीं करता था। तो ये सब एक अच्छे राजा के गुण होते हैं। जनता के को भले मोनार्की थी लेकिन अपनी जनता को इतना बुरा बर्ताव नहीं करता था। तो ये सब भी चीजें थी, तो उनको भी हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए, द पीजेंट्स, हाँ हाँ, लिखिए द पीजेंट्स वेयर required to credit the land tax, required to credit the land tax direct to the government treasury, government treasury to be on the safe side. This reduces the corruption. This reduces the corruption. तो यहाँ क्या हुआ, करप्शन को बहुत कम कर दिया गया। क्यों? तो देखिए, ये चीज आपने देखा, अगर ध्यान दो या गौर करो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी करप्शन को रोकने के लिए क्या किया था, बहुत ही हार्श मेजर्स लिए थे, यानी उसने डर का माहौल बनवाया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने करप्शन को या ट्रेजरी को रोकने के लिए उसने डर का माहौल बनाया था कि छोटी सी करप्शन के लिए भी मौत की सजा हो जाती थी। और हमने देखा कि वो क्या करता था, अपने स्लेव्स बच्चों को, यानी जो छोटे छोटे स्लेव्स होते थे उनको एज ए नॉर्मल चाइल्ड क्या करता था, बाजार में भेज देता था सामान खरीदने के लिए। और अगर कोई ठगी करता था या फिक्स रेट से अधिक प्राइस पर सामान बेचता था तो उसको क्या करते थे, उसी तरह से उसको सजा दी जाती थी। तो वो क्या था, वो हार्श मेजर था। और यहां पर इसने क्या किया, इसने टैक्स को क्या किया, डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा लिया। यानी कि जो एक छोटे ऑफिसर से फिर बड़े ऑफिसर, बड़े ऑफिसर से फिर उससे बड़े ऑफिसर तक, तो उसमें क्या हो सकता था कि छोटा ऑफिसर हो सकता है कि ये करे कि सामने से टैक्स लिया 12 रुपए और एंट्री किया 10 रुपए। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए इसने क्या किया, डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी के हाथ में ही टैक्स जमा करना। जैसे आज की डेट में हम लोग टैक्स जमा करते हैं तो क्या करते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही टैक्स देते हैं, बीच में किसी ऑफिसर को नहीं देते ना कैश। इनकम टैक्स किसको देते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कर रहा था ये। तो खैर उस वक्त का सिस्टम तो मैनुअल था, अभी का सिस्टम सब ऑनलाइन का टाइम है, डिजिटल हो चुका है। यूपीआई के थ्रू आज के डेट में टैक्स जमा हो जाता है। खैर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, strict orders had been issued। ये सब कुछ पॉइंट्स ये है ना, ये आपको असर्शन रीजन या जब ट्रू एंड फॉल्स में एक्सप्लेनेशन वगैरह होते हैं ना, वहाँ कभी कभी इस तरह के पॉइंट यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि ऐसे पॉइंट्स आपको यूज किए जाएं। तो खैर लिखिएगा, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैड बीन इशूड टू द रेवेन्यू authorities that leniency might be shown while fixing the land tax, but strictness in the कलेक्शन, यानी कि जब लैंड टैक्स आप फिक्स करो, अथॉरिटीज को या ऑफिसर्स को कहा गया कि जब आप लैंड टैक्स फिक्स करने जाओ तो उस वक्त थोड़ी सी आप दया भावना या थोड़ा कम लैंड टैक्स करो, वो चलेगा, वो ठीक है, थोड़ी रहम के साथ। ये नहीं कि 10 रुपए टैक्स आ रहा है तो 11 रुपए फिक्स कर दिया, और 10 रुपए आ रहा है तो चलो 8 ही रुपए दे करवा दो। लेकिन वो 8 रुपए जब वसूलने जाओ तो 8 लेकर आओ। फिर उसमें अगर कमी हो रही तो उसको क्या करो, रिकॉर्ड मेंटेन करो और उसको बकाया में डाल दो, अगले बार उसकी भरपाई करवाओ। तो इस तरह से काम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लेकिन फिर भी कलेक्शन तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हर बार फसल या चीज़ें तो एक जैसी नहीं होंगी, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, तो इससे क्या होता था, फसल कई बार नष्ट यानी कि खराब हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। तो उसके लिए सब्सिडी भी दिया जाता था। तो लिखिएगा, सुटेबल सब्सिडी was granted to the farmers in the time of
ड्रॉट कॉमा फेमाइन और फ्लड फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। तो रॉयल ट्रेजरी से सब्सिडी भी मुहैया कराई जाती थी, किसको? फार्मर्स को। तो सोचिए ये मोनार्की का टाइम चल रहा है, राजा क्रूर है, या हो भी सकते, देखे शेरशाह सूरी उतना क्रूर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। और अगर आज डेमोक्रेटिक इंडिया में कोई कहे कि किसानों को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, तो सोचिए वो उस मोनार्क से भी ज़्यादा क्रूर इंसान हो सकता, कहा जा सकता है उसको। खैर ये बात की बातें हैं, इस पर तो सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पर आपके पास एक अच्छा खासा एक यूँ कहें कि कंटेंट होना चाहिए। ये एक टॉपिक है डिस्कशन का, इस पर आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं। सब्सिडी क्या हम किसानों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमी में आपको सब्सिडी के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर आप इसके बारे में लेकिन हाँ, जब जैसे अगर आप लिखो तो ये एक पॉइंट जरूर लिख दो, जैसे कि इन मेडवल पीरियड्स सच एज दैट एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, इवन दैट द टाइम ऑफ अकबर, the subsidies were granted to the farmers during their bad conditions या during their drought, famine, flood conditions. तो in monarchy time when subsidy can be given, why not in this modern time when economy is so much at the highest level? जब मोनार्की चल रही है, राजा का शासन है, एक राजा का शासन है जो जब चाहे तब जितने चाहे उतने टैक्स ले सकता है, वो राजा, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक रहा हो, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे अकबर हो या कोई और हो, औरंगजेब को कट्टर कहा था, वो भी सब्सिडी दे देता था। तो जब मोनार्की में सब्सिडी दी जा सकती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया जैसे एक वेलफेयर वाले स्टेट में सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? ये भी क्या है, आपके आंसर के 2 लाइन का ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। इससे क्या है, आप सब्सिडी को एंशियंट टाइम के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब कर दो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्पेशल ऑर्डर्स were issued to the soldiers that they must not damage the standing crop in any way। तो ये बहुत ही एक तरह समझा जाए अच्छा डिसीजन कहा जाए कि किसी भी, क्योंकि भाई टैक्स देना है और इसी क्रॉप को ही बेचकर वो टैक्स देगा, या तो क्रॉप के रूप में या कैश के रूप में। और अगर किसी वजह से उसके क्रॉप को ही ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो टैक्स कहाँ से दे पाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया गया राजा के द्वारा कि भले ही कोई भी कंडीशन क्यों ना हो जाए, पर उसके क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यानी कि अगर आप उसको पनिश करना चाहते हो तो पनिशमेंट के रूप में या किसी भी रूप में आप उसके क्रॉप को नुकसान पहुंचा कर नहीं पनिशमेंट करोगे। आप उसको फिजिकल पनिशमेंट दो, या आप अगर उधर से गुजर रहे हो, आपकी सेना की टुकड़ी गुजर रही है, तो आप ऐसे रास्ते अपनाओ जिससे क्रॉप को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सब क्या दिखता है, ये सब दिखता है कि हाँ, राजा का स्वभाव जो था वो प्रजा के लिए एक वेलफेयर की तरह था।
चाहता तो वो सेना को कहीं से भी गुजार सकता है, खेतों से ही निकाल देता, क्योंकि जो खेत होंगे, फील्ड होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड, वो क्या होगी, एक समतल जमीन होगी, तो वहाँ से आर्मी को पास करना ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन नहीं, अगर आपके रास्ते में खेत है या इस तरह की स्टैंडिंग क्रॉप है तो आप वहाँ से नहीं गुजरोगे, या एज ए पनिशमेंट भी आप इस तरह से किसी भी फार्मर की फसल को बर्बाद नहीं करोगे। ये सब एक क्या है, ये सब पॉइंट्स जो हैं ये एक वेलफेयर स्टेट की तरह दिखाता है। बहुत आज के वेलफेयर की तरह हम नहीं इसको सोच सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि राजा किसानों के प्रति उदार था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और किसानों के प्रति उदार क्या, ये भी तो देखा जाए ना, यही किसान तो उसको पैसे दे रहे हैं टैक्स के रूप में, तो जब क्रॉप ही नहीं रहेगी तो टैक्स कहाँ से देगा, तो अल्टीमेटली नुकसान तो किसका है, नुकसान तो स्टेट का ही होगा, स्टेट की ट्रेजरी का ही होगा। ठीक है, तो राजा को ये सब समझ थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, इन केस ऑफ डैमेज, इन केस ऑफ डैमेज compensations were granted to the peasants. This argument, this arrangement of Sher Shah was a reasonable as was adopted by Akbar and also by ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये तो खैर बाद की बातें हैं, अभी की जो चीज़ें हैं उसको समझिए कि अगर बाय द वे मान लीजिए उधर से सेना की टुकड़ी गुजरी, या किसी सैनिक ने किसी वजह से, या किसी सरकारी यानी कि सुल्तान के काम की वजह से अगर किसी भी किसान की फसल को नुकसान पहुंचा, तो उसके डैमेज का कंपनसेशन उस किसान को दिया जाएगा। और आज भी ये चीज़ें होती हैं, अकबर के टाइम पर ये चीज़ें थी, थोड़ा बहुत ब्रिटिश टाइम के हुआ करती थी, लेकिन बहुत रेयर हैं। ब्रिटिश टाइम पे तो ज़्यादातर अत्याचार हुए हैं किसानों को लेकर, उनकी खड़ी की खड़ी फसल को बर्बाद किया गया है, खास करके ज़मींदारों द्वारा। वो हम लोग देखेंगे वो सब प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, द वेल नोन, ये पॉइंट लिखिए, लेकिन ये आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अभी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, बस यहाँ इस पॉइंट को याद रखिएगा, वहाँ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। देखिएगा, द वेल नोन रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज, ऐसे लिख सकते, हाँ, वाज या कलेक्शन could be said that started from शेर शाह। तो ये मत समझिए कि इस रैयतवारी सिस्टम को इसने स्टार्ट किया, जो इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया ना, यही आगे चल के रैयतवारी सिस्टम के रूप में डेवलप हमें देखने को मिलेगा। यानी अभी जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम कर रहा है, एक तरह से इसको कहा जाए कि रैयतवारी सिस्टम की नींव पड़ चुकी है।
आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ब्रिटिश टाइम में 3 रेवेन्यू सिस्टम होते थे, परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। तो जो ये रैयतवारी सिस्टम हुआ था, उस रैयतवारी सिस्टम की शुरुआत हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ये नहीं कि रैयतवारी सिस्टम इसने इस्टेब्लिश कर दिया, लिंकेज हम यहाँ से बना सकते हैं कि वो रैयतवारी सिस्टम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर उसका हम बैकग्राउंड ढूंढे तो शेर शाह सूरी के सिस्टम से हमें वो मैच खाता मिले, क्योंकि रैयतवारी में भी इसी तरह क्या था, जब्ती टाइप का ही सिस्टम चल रहा था। तो ये है रैयतवारी की भी शुरुआत यहाँ से दिख जाती है। ठीक है, लेकिन अब इतने अच्छे चीज़ें तो थी, लेकिन एक दो कमियां भी थी। तो कोई भी सिस्टम बना लो, एक दो कमी तो रहती ही रहती है। जैसे इसके में क्या कमियां थी कि जो जागीरदारी सिस्टम, जिसको हमने क्या कहा था, जमींदारी कह लीजिए या जागीरदारी कह लीजिए या हाँ, जमींदार किसने वर्ड यूज किया था वो मैंने आपको बताया था, कौन था अलाउद्दीन खिलजी के साथ स्कॉलर, उसने जमींदारी वर्ड यूज किया था। इब्न बतूता ने क्या किया था, मुकद्दम वर्ड यूज किया था, मैं लिखवाया था आपको। तो ये जमींदारी सिस्टम वगैरह जो जागीरदारी सिस्टम चल रहा था, उसको ये पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं कर पाया, और जाहिर से उसको टाइम भी नहीं मिला उतना। ठीक है, बाकी तो नहीं, जमींदारी सिस्टम तो जमींदार को जमीन दी जाती थी ना, और वो अपने हिसाब से टैक्स वसूलता था। ये सरकार का टैक्स वसूलने का तरीका, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इसको मत ध्यान दीजिए। जब मैं आपको ब्रिटिश टाइम का लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको समझाऊंगा कि 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम होते थे ब्रिटिश टाइम में, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एंड रैयतवारी सेटलमेंट। तो वहाँ पर क्या है कि ये 3 अलग अलग तरीके से, तो पूरे ब्रिटिश इंडिया में 3 तरीके से किसानों से टैक्स लिया जाता था। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट चलता था, थोड़ा साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी, मिडल वाले में महलवारी, बॉम्बे वगैरह। तो ये अलग अलग उन्होंने सिस्टम बना रखे थे। ठीक है, तो वो जब रैयतवाड़ी वहाँ पढ़ेंगे तो उसके आप क्या करोगे, जो रूट है वो यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। बस इतना इसको जानना है। कभी कभी बहुत रेयर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रैयतवाड़ी के रूट्स हम कहाँ से पाते हैं। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के रूट्स हम शेर शाह सूरी से पाते हैं। ये आपको यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़े बहुत पीसीएस वगैरह में आपके पूछे जा सकते हैं। बाकी तो इसका जमींदारी जागीरदारी सिस्टम वगैरह ख़त्म नहीं कर पाया था। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें हैं, लेकिन इसको तो खैर इतनी खामियाँ रहेगी, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे ये इसके खामियाँ वगैरह। इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने लिख लिया। तो इस तरह से इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हमने क्या देखा, जब्ती व्यवस्था, कानूनगो ऑफिसर, फिर आमीन्स हुआ करते थे, कानूनगो हुआ करते थे, फिर पट्टा कबूलियतनामा, फिर वेलफेयर की तरह किसानों से बहुत ज़्यादा हार्श होकर टैक्स नहीं डिसाइड होता था, लेकिन थोड़ा सा हार्श होकर टैक्स की वसूली ज़रूर की जाती थी। किसान की क्रॉप को डैमेज होने से अधिक बचाया जाता था। बाकी फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की जाती थी, लोन वगैरह की फैसिलिटी। जैसे हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत किया था किसानों को लोन देना, अच्छी क्वालिटी के बीज देना। तो वो सब तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चल रही थी सब जगह उसके बाद से। तो इस तरह से हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखा। अब कुछ इसने इकोनॉमी में भी काम किया, जैसे नए तरह की इसने करेंसी यानी कि कॉइन्स वगैरह लेकर आए, वो सब चीज़ों को देखेंगे। और कुछ इसने कंस्ट्रक्शन वगैरह जो करवाए शेर शाह सूरी ने, वो देखेंगे इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, सीधा अकबर के पास, क्योंकि फिर शेर सूर अम्पायर का खात्मा हो जाएगा और कौन आ जाएगा, हुमायूं। और एक 1555 में और 56 में उसकी डेथ, और अकबर बन जाएगा राजा।
तो हमने वहां तक तो पढ़ रखा है, लेकिन बीच में जो 15 साल हुमायूं एग्जाइल में रहता है, उस वक्त कौन है इंडिया में? शेरशाह सूरी है। तो इसके लिए इसको हम लोग मुगल अंपायर में ही पढ़ रहे हैं, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का, कि वो 15 साल का गैप में हुआ क्या, उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूटी तो हुमायूं के बाद अकबर की ही आती है। खैर, तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट अब इसके कुछ इकोनॉमिक और कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं। जैसे इसने कई रोड्स वगैरह बनवाए थे, वो सब हाईवे वगैरह वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं।